चलिए शुरू करें। गुड इवनिंग, कैसे हैं सब? ऑनलाइन गाइस कंफर्म करेंगे, आवाज, स्क्रीन, एवरीथिंग इज फाइन। ओके, द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 बेसिक्स पहला वाला यूनिट पढ़ रहे थे अपन। उसमें अपन ने डिफरेंस बिटवीन देख रहे थे, किस किस चीजों से देखा था इंडियन पार्टनरशिप का डिफरेंस। अपन ने कंपनी के साथ में देखा था और क्लब के साथ में देखा था एंड एचयूएफ के साथ में देखा था। लास्ट में और दो चीजें दी है अपने को। पार्टनरशिप डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम को ओनरशिप। को ओनरशिप मतलब क्या बेसिकली देखो, पार्टनरशिप हमेशा अग्रीमेंट से बनती है, राइट? ऑलवेज अराइजेस आउट ऑफ अ अग्रीमेंट और अ कॉन्ट्रैक्ट। हो सकता है एक्सप्रेस हो सकता है इंप्लाइड हो। बट को ओनरशिप नॉट नेसेसरीली ऐसा ही नहीं होता कि हमेशा मतलब अग्रीमेंट से ही बनेगी। हो सकता है अग्रीमेंट से बने, हो सकता है बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ बने। जैसे मिस्टर ए के दो बेटे थे, बी और सी। ए की डेथ होने के बाद में बी और सी को जॉइंट ओनरशिप मिल गई पूरे ए की एसेट्स की। यहां पर दोनों को ओनर है, राइट? बट क्या वो पार्टनर बन गए? नहीं। इंप्लाइड एजेंसी, पार्टनरशिप में इंप्लाइड एजेंसी रहती है, एक दूसरे के एजेंट रहते हैं सब। को ओनरशिप में एक दूसरे के एजेंट वो नहीं रहते। नेचर ऑफ इंटरेस्ट, पार्टनरशिप में कम्युनिटी ऑफ इंटरेस्ट बेसिकली जो है, देयर इज अ कम्युनिटी ऑफ इंटरेस्ट व्हिच मींस दैट प्रॉफिट एंड लॉसेस मस्ट बी शेयर्ड बिटवीन ऑल। जो प्रॉफिट एंड लॉसेस है वो सारे पार्टनर्स के बीच में शेयर होता है। एक कोई भी पार्टनर जब डील कर रहा है तो खुद के लिए प्लस फॉर अदर्स भी डील कर रहा है। कम्युनिटी ऑफ इंटरेस्ट वो रिप्रेजेंट कर रहा है। बट को ओनरशिप में ऐसा नहीं होता। इट डज नॉट नेसेसरीली इन्वॉल्व शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स। हो सकता है पूरा प्रॉफिट एक ही पर्सन रखे, जो भी उनका अग्रीमेंट, जो भी उनका अंडरस्टैंडिंग होगा उस हिसाब से। पार्टनरशिप में जो शेयर है वो और किसी को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता विदाउट द कंसेंट ऑफ अदर पार्टनर्स। दैट इज इट कैन बी ट्रांसफर्ड ओनली बाय द कंसेंट। बट को ओनरशिप में एक को ओनर दूसरे पर्सन को, दूसरे किसी थर्ड पार्टी को अपना शेयर ट्रांसफर कर सकता है विदाउट आस्किंग द अदर को ओनर। एंड पार्टनरशिप डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम एसोसिएशन। पार्टनरशिप अगेन मीनिंग दिया है यहां पर, सेटिंग अप रिलेशन ऑफ एजेंसी बिटवीन टू पर्संस, बिजनेस होना चाहिए, फॉर गेन्स होना चाहिए विद एन इंटेंशन टू शेयर द प्रॉफिट्स। एसोसिएशन क्या होता है? एसोसिएशन इवॉल्व्स मेनली आउट ऑफ सोशल कॉज। कोई सोशल चीज के लिए या फिर म्यूचुअल बेनिफिट के लिए ऐसा जो है कोई एसोसिएशन बनाया जाता है। देयर इज नो नेसेसरीली मोटिव टू अर्न एंड शेयर द प्रॉफिट्स। एग्जाम्पल पार्टनरशिप का, जो नॉर्मल पार्टनरशिप होती है वो एसोसिएशन का एग्जाम्पल, जैसे अपन देखते हैं ना कोऑपरेटिव सोसाइटीज या फिर और भी एसोसिएशन ऑफ जैसे चेंबर ऑफ कॉमर्स या फिर एसोसिएशन ऑफ मेडिकल एसोसिएशन वगैरह, ये सब होता है। ऐसे सारे एसोसिएशन दैट इज फॉर प्रमोशन ऑफ देयर कॉमन इंटरेस्ट। चैरिटेबल एसोसिएशन, रिलीजियस एसोसिएशन, बिल्डिंग कॉर्पोरेशन, म्यूचुअल इंश्योरेंस। म्यूचुअल इंश्योरेंस क्या होता है बेसिकली? मतलब सब लोग आपस में मिलकर के एक इंश्योरेंस जैसा चलाते हैं कि किसी को भी कोई दिक्कत हुई तो उसको वहां से कॉमन फंड से मिल जाएगा पैसा। ट्रेड प्रोटेक्शन एसोसिएशन एक्सेट्रा, ये सब हो सकते हैं। काइंड्स ऑफ पार्टनरशिप, चार मेन टाइप की पार्टनरशिप्स है अपने पास। दो है विद रिगार्ड टू ड्यूरेशन, दो है विद रिगार्ड टू द एक्सटेंट ऑफ द बिजनेस। पहला है विद रिगार्ड टू ड्यूरेशन, उसमें है पार्टनरशिप एट विल एंड पार्टनरशिप फॉर फिक्स पीरियड। पार्टनरशिप एट विल मतलब क्या? क्या पता है आपको? पार्टनरशिप एट विल क्या बोलता है बेसिकली कि कोई फिक्स्ड पीरियड डिटरमाइन नहीं है कि अपने को कितने टाइम के लिए करना है। एट विल मतलब अपनी इच्छा पर, हमारी इच्छा जब तक कंटिन्यू करना है करेंगे, हमारी इच्छा जब बंद करना है बंद कर देंगे, राइट? पार्टनरशिप इज एट विल व्हेन देयर इज नो फिक्स पीरियड अग्रीड फॉर द ड्यूरेशन। दूसरी चीज, नो प्रोविजन मेड एज टू द डिटर्मिनेशन ऑफ द पार्टनरशिप। डिटर्मिनेशन ऑफ पार्टनरशिप मतलब क्या बोल रहे हो यहां पर?
कंक्लूजन ऑफ द पार्टनरशिप, इसका आखिरकार क्या होगा, ऐसा जो बोलते हैं ना, दैट इज मीन बाय दैट डिटर्मिनेशन ऑफ पार्टनरशिप। कब एंड होगी, कब क्या होगा, ये इसके लिए कोई प्रोविजन बनाई नहीं गई है, कोई फिक्स पीरियड भी नहीं है। दैट वुड बी पार्टनरशिप एट विल। ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होना जरूरी है, तभी अपन उसको पार्टनरशिप एट विल बोल सकते हैं। बट वेयर अग्रीमेंट इज मेड फॉर द ड्यूरेशन एंड फॉर द डिटर्मिनेशन और फॉर द डिटर्मिनेशन, तो पार्टनरशिप एट विल अपन नहीं बोल सकते उसको। एक और चीज, पार्टनरशिप अगर फिक्स पीरियड के लिए है 2 साल के लिए, 2 साल बाद वैसे खत्म हो जानी चाहिए, अब वो पार्टनर्स ने डिसाइड किया 2 साल बाद भी अपन कंटिन्यू करते हैं, तो वो क्या बन जाएगी, ऑटोमेटिकली पार्टनरशिप एट विल बन जाएगी, क्योंकि आपने डिसाइड किया था कुछ टर्म, वो कंप्लीट हो गया, उसके बाद में अब फिर भी आप कंटिन्यू कर रहे हो, दैट इज लाइक अ विल। वेयर फॉर अ फिक्स पीरियड कंटिन्यूड आफ्टर द एक्सपायरी, इट इज ट्रीटेड एज हैविंग बिकम एट विल। डिसॉल्व कैसे होगी फिर ये, इट मे बी डिसॉल्व बाय एनी पार्टनर गिविंग नोटिस इन राइटिंग टू ऑल अदर पार्टनर्स। कोई भी पार्टनर जब चाहे वो इंटेंशन अपना नोटिस दे करके बता सकता है कि भाई मेरे को डिसॉल्व करने की अपने को इच्छा है, बाकी सारे पार्टनर्स को नोटिस दे करके वो ऐसा कर सकता है। दूसरा है पार्टनरशिप फॉर फिक्स पीरियड। वेरी सिंपल, फिक्स पीरियड के लिए अगर आपने कोई किया है तो वेयर प्रोविजन इज मेड फॉर द ड्यूरेशन, कितने ड्यूरेशन के लिए रहेगी पार्टनरशिप, तो इट इज कॉल्ड अ पार्टनरशिप फॉर अ फिक्स्ड पीरियड। जैसे ही वो पीरियड खत्म हो गया वैसे ही इट कम्स टू एन एंड। तीसरी है पर्टिकुलर पार्टनरशिप। पर्टिकुलर पार्टनरशिप मतलब फॉर दैट पर्टिकुलर बिजनेस, अपन अगर पार्टनरशिप कर रहे हैं कोई एक स्पेसिफिक बिजनेस के लिए, कोई एक स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन के लिए, कोई एक पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन के लिए, तो उस केस में इट इज कॉल्ड अ पर्टिकुलर पार्टनरशिप। ऑर्गेनाइज्ड फॉर प्रोसिक्यूशन ऑफ अ सिंगल एडवेंचर एज वेल एज फॉर अ कंटिन्यूअस बिजनेस। देखो, सिंगल एडवेंचर के लिए भी हो सकता है, कंटिन्यूअस के लिए भी हो सकता है, बट ओनली फॉर दैट पर्टिकुलर बिजनेस। जैसे मिस्टर ए, मिस्टर बी, इसके 4 बिजनेस है, एक्स वाई जेड, इसके भी 4 बिजनेस, एक्स वाई जेड और डब्ल्यू, इसके भी 4 बिजनेस है, पी क्यू आर एस। ये क्या बोले, हम सिर्फ एक बिजनेस, कोई तो भी, ये डब्ल्यू के लिए ए और बी अग्री करते हैं कि हम दोनों इसमें जो है पार्टनरशिप में काम करेंगे, एक स्पेसिफिक बिजनेस में, तो दैट इज व्हाट पर्टिकुलर बिजनेस। हो सकता है ऐसा कंटिन्यूअस बिजनेस के लिए भी हो, या फिर कोई एक सिंगल एडवेंचर, हम ये बिल्डिंग बनाएंगे बस उसके लिए पार्टनरशिप करना है, उसके बाद में डन। वेयर अ पर्सन बिकम्स अ पार्टनर इन अ पर्टिकुलर एडवेंचर और अंडरटेकिंग, इट इज कॉल्ड अ पर्टिकुलर पार्टनरशिप। Partnership for a single adventure undertaking is subject to any agreement dissolved by the completion of adventure of adventure or undertaking। अगर उसमें ऐसा है कि आपने कोई एक सिंगल चीज के लिए किया था, बिल्डिंग बनाने के लिए, तो जैसे ही बिल्डिंग बन गई पार्टनरशिप खत्म। एक होती है जनरल पार्टनरशिप। जनरल पार्टनरशिप मतलब तू और मैं पार्टनर जो भी करेंगे साथ में करेंगे, जो भी बिजनेस, जो जैसा भी जितना भी बिजनेस करेंगे सब कुछ साथ में, with respect to the business in general is called a general partnership. In case of particular, liability extends only to that particular adventure, but it is not so in general partnership. Particular partnership में क्या होगा, जो पार्टनर्स की लाइबिलिटी रहेगी वो जो स्पेसिफिक बिजनेस के लिए कर रहे हैं उस बिजनेस की लाइबिलिटी ही आएगी, बट जनरल में कोई भी बिजनेस, कोई भी लाइबिलिटी, सब कुछ उनकी आ जाएगी। पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड क्या बोलता है? पार्टनरशिप डीड जो अपन बोल रहे हैं ना इतनी देर से, पार्टनर्स अग्रीमेंट करते अग्रीमेंट करते अग्रीमेंट करते, दैट अग्रीमेंट इज नथिंग बट व्हाट वी कॉल अ पार्टनरशिप डीड। जो एक्चुअली वो अगर कोई डॉक्यूमेंट ऐसा बनाते हैं अग्रीमेंट का कि इसमें ये चीजें हम ऐसे ऐसे करेंगे, तो दैट इज कॉल्ड पार्टनरशिप डीड। अब इसके लिए क्या फॉर्मेलिटीज है? नो पर्टिकुलर फॉर्मेलिटीज आर रिक्वायर्ड। कोई ऐसा स्पेसिफिक कोई लॉ या कुछ ऐसा ये नहीं दिया हुआ है कि आपको ऐसी ही चीजें लिखना पड़ेगा, ऐसी ही चीजें करना पड़ेगा। दूसरी चीज, वो राइटिंग में भी हो सकती है, वर्बली भी हो सकती है, बट क्या बेटर रहेगा? टू हैव इट इन राइटिंग टू अवॉइड फ्यूचर डिस्प्यूट। ये लाइन अपन डेफिनेशन बोल सकते हैं, द डॉक्यूमेंट इन राइटिंग कंटेनिंग वेरियस टर्म्स एंड कंडीशंस as to the relationship of the partners to each other is called a partnership deed.
पार्टनर्स का आपस में क्या रिलेशन, कैसा रिलेशन, क्या टर्म्स एंड कंडीशन, वो सब चीजें जहां पर बताई जाती है, दैट इज अ पार्टनरशिप डीड। शुड बी ड्राफ्टेड विथ केयर, प्रॉपरली स्टैंप होना चाहिए, वो स्टैंप ड्यूटी उस पर जो एप्लीकेबल है एज पर द स्टैंप एक्ट वो भरी जानी चाहिए। और एक और चीज, जहां पर पार्टनरशिप में इमूवेबल प्रॉपर्टी रहती है ना, अगर कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी आपके पार्टनरशिप में है तो वहां पर दैट इंस्ट्रूमेंट मस्ट बी इन राइटिंग, इट मस्ट बी स्टैम्प्ड एंड इट मस्ट बी रजिस्टर्ड अंडर अ रजिस्ट्रेशन एक्ट। क्या क्या रहेगा पार्टनरशिप में, डीड में, सॉरी, नेम ऑफ द फर्म, नेम ऑफ द पार्टनर्स, कहां पर वो बिजनेस कर रहे हैं वहां का नेचर, पहले तो नेचर ऑफ द बिजनेस, प्लेस ऑफ द बिजनेस, कब से चालू कर रहे हैं, डेट ऑफ कमेंसमेंट, ड्यूरेशन कितना है अगर है तो, कैपिटल कंट्रीब्यूशन कितना है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, एडमिशन एंड रिटायरमेंट के लिए प्रोविजंस क्या रहेगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर कैपिटल वगैरह पे मिलेगा तो कितना मिलेगा, कैसा मिलेगा, सेटलमेंट कैसा होगा डिसोल्यूशन के केस में, सैलरी वगैरह किसी को मिलने वाली है क्या, अगर मिलने वाली है तो कितनी, एंड लास्टली एक्सपल्शन की प्रोविजंस वगैरह भी हो सकती है। ये भी कोई जो 12 पॉइंट है ये कोई स्ट्रिक्ट 12 पॉइंट्स नहीं है, पार्टनरशिप फॉर्म में ऐड और डिलीट एनी प्रोविजंस अकॉर्डिंग टू द नीड्स। टाइप्स ऑफ पार्टनर, टाइप्स ऑफ पार्टनर कितने हैं अपने पास, 1 2 3 4 5 6 7 8, बट 8 नहीं है वो 7 ही है। सब पार्टनर जो है सिर्फ नाम दिया है अपने को, एक्सप्लेनेशन उसका कुछ भी नहीं है। सब पार्टनर मत जस्ट मतलब अपने इसके लिए इट्स लाइक अ पार्टनर का पार्टनर, नॉट वेरी मच रिलेवेंट अपने लिए। बाकी सारे देखते हैं। सबसे पहला एक्टिव और ऑस्टेंसिबल पार्टनर। एक्टिव या ऑस्टेंसिबल पार्टनर मतलब कौन, हु हैज बिकम अ पार्टनर बाय अग्रीमेंट, ऑब्वियसली ये तो हर कोई अग्रीमेंट से ही बनता है, एंड हु एक्टिवली पार्टिसिपेट्स इन द पार्टनरशिप, जो एक्टिवली कंडक्ट करता है अफेयर्स ऑफ द पार्टनरशिप उसको बोलते हैं अपन एक्टिव या ऑस्टेंसिबल या एक्चुअल पार्टनर। ही विल बी एजेंट ऑफ अदर्स, दैट इज अदर पार्टनर्स इन द ऑर्डिनरी कोर्स। अगर वो रिटायर हो रहा है, अगर वो रिटायर हो रहा है तो उसके रिटायरमेंट के बाद में जो भी फर्म, मतलब फर्म उसके रिटायरमेंट के बाद में जो भी काम करेगी उसके लिए वो लायबल रहेगा क्या। एक पार्टनर जब रिटायर हो रहा है उसके बाद में हो सकता है बचे हुए पार्टनर्स कंटिन्यू करें, तो बाद में के जो भी बिजनेस वगैरह रहेगा उसके लिए वो पार्टनर लायबल रहेगा क्या, आइडियली नहीं, बट उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा, इन द इवेंट ऑफ हिज रिटायरमेंट ही मस्ट गिव अ पब्लिक नोटिस टू एब्सॉल्व हिमसेल्फ फ्रॉम द लाइबिलिटीज ऑफ द एक्ट्स डन आफ्टर द रिटायरमेंट। अगर उसने पब्लिक नोटिस नहीं दिया तो भले ही वो रिटायर हो गया फिर भी वो लायबल रहेगा। दूसरा, सोया हुआ पार्टनर, स्लीपिंग और डॉर्मेंट। स्लीपिंग और डॉर्मेंट पार्टनर क्यों बोलते हैं उसको, पहला हु इज अ पार्टनर बाय अग्रीमेंट, ये तो ऑब्वियसली हर कोई अग्रीमेंट से ही बनता है, बट हु डज नॉट एक्टिवली टेक पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ द पार्टनरशिप बिजनेस, एक्टिवली वो पार्टिसिपेट नहीं करता, बाहर वालों के लिए वो लिटरली सोया हुआ है, वो पार्टनरशिप में कोई काम नहीं करता। अच्छा, प्रॉफिट शेयर करेगा वो, बिल्कुल करेगा, दे शेयर द प्रॉफिट एंड लॉसेस। लाइबल रहेगा थर्ड पार्टीज को, बिल्कुल रहेगा, पार्टनरशिप में हर एक पार्टनर की लाइबिलिटी आएगी, दे शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस लाइबल टू द थर्ड पार्टीज। पर इन्होंने अपने रिटायरमेंट पर पब्लिक नोटिस देने की गरज नहीं है, नॉट रिक्वायर्ड टू गिव पब्लिक नोटिस ऑफ देयर रिटायरमेंट। थर्ड इज नॉमिनल पार्टनर। नॉमिनल मतलब क्या होता है, नॉमिनल मतलब अगर अपन लिटरल देखें तो जस्ट फॉर द नेम सेक, सिर्फ नाम का, लिटरली वो नाम का ही पार्टनर होता है, अपना नाम वो देता है फर्म को। जनरली क्या होता है, कोई कोई फर्म में ऐसा कोई बहुत बड़ा स्टैंडिंग का या फिर बहुत फेमस पर्सन रहा ना, तो सिर्फ अपने फर्म में ये हमारा पार्टनर है ऐसा बताने के लिए बहुत सारे लोग पार्टनर बना लेते हैं कोई फेमस पर्सनैलिटी को, राइट। अ पर्सन हु लेंड्स हिज नेम without having any real interest is called a nominal partner. उसको शेयर ऑफ प्रॉफिट्स जनरली नहीं मिलता है, वो ना तो फर्म में इन्वेस्ट करता है, ना ही बिजनेस कंडक्ट करता है, ना ही कुछ करता है, पर पार्टनर है तो लायबल रहेगा थर्ड पार्टीज को।
क्योंकि उसका नाम यूज करके आप कर रहे हैं ना बिजनेस, तो वो लायबल तो डेफिनेटली रहेगा। lends his name without having real interest, not entitled to share the profits, does not take part, but liable to the third parties for all the acts of the firm. Partner in profits only, ऐसा पार्टनर जो बोलता है कि अगर अच्छा हुआ तो मैं हूं, बुरा हुआ तो मैं नहीं हूं, प्रॉफिट हुए तो मैं शेयर करूंगा, लॉसेस हुए तो तुम तुम्हारा देखो, दैट इज पार्टनर इन प्रॉफिट्स ओनली। एंटाइटल्ड टू शेयर प्रॉफिट्स ओनली विदाउट बीइंग लायबल फॉर द लॉसेस। अच्छा, थर्ड पार्टीज को ये लायबल रहेगा बट ओनली फॉर एक्ट्स ऑफ प्रॉफिट। जिस इसमें लॉस हुआ है उसमें वो थर्ड पार्टीज को भी लायबल नहीं रहेगा। लायबल टू द थर्ड पार्टीज फॉर ऑल एक्ट्स ऑफ प्रॉफिट्स ओनली। देन इनकमिंग पार्टनर, एज द नेम सेज, जो आ रहा है, हु इज एडमिटेड एज अ पार्टनर इनटू एन ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फर्म। एक फर्म ऑलरेडी है, उसमें कोई नया पार्टनर एडमिट किया जाता है, लाया जाता है, ही इज एन इनकमिंग पार्टनर बट विद द कंसेंट ऑफ ऑल एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। अच्छा, नॉर्मली इनकमिंग पार्टनर जब वो आ रहा है उसके पहले के एक्ट्स जो फर्म ने किए उसके लिए लायबल रहेगा क्या? नहीं रहेगा। सच ए पार्टनर इज नॉट लायबल फॉर द एक्ट डन बिफोर हिज एडमिशन एज अ पार्टनर। कहां पर? इट डिपेंड्स ऑन द अग्रीमेंट, मतलब नथिंग स्पेसिफिक गिवन एज सच, इट डिपेंड्स ऑन द अग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स। आउटगोइंग पार्टनर ऑन द अदर हैंड, जैसा इनकमिंग आ रहा था, आउटगोइंग जा रहा है, हु लीव्स द फर्म एंड रेस्ट ऑफ द पार्टनर्स कंटिन्यू टू कैरी ऑन द बिजनेस, इज कॉल्ड अ रिटायरिंग और आउटगोइंग पार्टनर। रिटायरिंग पार्टनर नॉर्मली लायबल रहेगा पार्टीज को टिल पब्लिक नोटिस इज गिवन। पब्लिक नोटिस देना जरूरी है। किसको देना जरूरी नहीं है? स्लीपिंग पार्टनर अगर रिटायर हो रहा है तो उसको। पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, इंपॉर्टेंट, इस पे आपके एक आरटीपी में भी लास्ट इसमें क्वेश्चन आया था। पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, इसको अपन ने क्या पार्टनरशिप बाय एस्टॉपल भी बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ए बी सी, ए ने सी को रिप्रेजेंट किया कि भाई बी मेरा पार्टनर है, जबकि वो है नहीं। ठीक है, ए ने सी को रिप्रेजेंट किया कि बी मेरा पार्टनर है जबकि वो है नहीं, या फिर बी ने रिप्रेजेंट किया ऐसा सी को कि मैं इनका पार्टनर हूं जबकि वो एक्चुअली है नहीं। उस केस में थर्ड पार्टी अगर इस रिप्रेजेंटेशन के बेसिस पर कोई कॉन्ट्रैक्ट एंटर करती है तो उस केस में फिर बी भी पार्टनर माना जाएगा, भले ही वो नहीं है, बट आपने रिप्रेजेंट किया ना, अब वो लायबल रहेगा। Where a man holds himself out as a partner or allows others to do it, he is then stopped from denying the character that he has assumed, upon the faith of which creditors may have presumed to have acted. या तो उसने खुद ने रिप्रेजेंट किया है कि मैं इनका पार्टनर हूं, या फिर दूसरों ने रिप्रेजेंट किया है, उसने अलाउ किया है, उसने कुछ बीच में बोला नहीं। फॉर एग्जाम्पल यहां पर ए डी, ये एक पार्टनरशिप फर्म थी, उसमें उन्होंने बोला कि ये है, या फिर बी ने बोला मैं इनका पार्टनर हूं, ऐसा। पर्सन में हिमसेल्फ बाय हिज वर्ड्स और बाय कंडक्ट, बाय वर्ड्स बाय या फिर कंडक्ट ऐसा बताया उसने कि ये पार्टनर है, और अलाउड अदर्स टू रिप्रेजेंट, द रिजल्ट इज इन द बोथ केसेस आइडेंटिकल। फॉर एग्जाम्पल एक्स एंड वाई पार्टनर्स है, उन्होंने क्या किया, इन्होंने इंट्रोड्यूस किया ए को, ए क्या था, मैनेजर था उनके फर्म में, बट उन्होंने थर्ड पार्टी को क्या बोला, ये हमारा पार्टनर है। ए वहां पर चुपचाप बैठा रहा, ए ने कुछ बोला नहीं। अब क्या हुआ, थर्ड पार्टी ने इनको कुछ तो भी सप्लाई किया था मटेरियल, पेमेंट ड्यू था, इन्होंने वो पेमेंट किया नहीं। अब थर्ड पार्टी क्या ए से भी क्लेम कर सकता है?
कर सकता है, क्योंकि थर्ड पार्टी के लिए ए इज ऑल्सो अ पार्टनर। A, the manager is also liable by partner by holding out. अच्छा, एक और चीज यहां पर, ये थे फॉर एग्जांपल यहां पर मिस्टर Z। X और Y ने इनको ऐसा बोला Z को कि A हमारा पार्टनर है। Z ने ये चीज बोली किसको? मिस्टर B को, कि देखो पता है क्या, XY के फर्म में A भी पार्टनर है। इस बेसिस पर B ने क्या किया, कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर लिया इनके साथ में, इनको कुछ मटेरियल सप्लाई कर दिया। X एंड Y ने पेमेंट नहीं किया। क्या B अब A को लायबल ठहरा सकता है क्या? उसको जो रिप्रेजेंटेशन किया गया था वो ये पार्टनर्स ने किया था क्या, या A ने किया था क्या? नहीं, वो किसने किया था? Z ने। तो वो पार्टनर बाय होल्डिंग आउट बोल करके ए को लायबल नहीं मान सकता। इसी पॉइंट पर आपके इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है। इट इज ओनली द पर्सन टू हुम द रिप्रेजेंटेशन हैज बीन मेड एंड हु हैज एक्टेड देयर ऑन दैट हैज द राइट टू एनफोर्स दिस होल्डिंग आउट प्रिंसिपल। एक और चीज ये बोलते हैं कि आपने बताया ऐसा रिप्रेजेंटेशन किया, आपका इंटेंशन फ्रॉड करने का था नहीं था डजंट मैटर, बट आपने ऐसा रिप्रेजेंटेशन किया तो वो दूसरा पर्सन भी लायबल माना जाएगा। इट इज नॉट नेसेसरी दैट ही वॉज एक्चुएटेड बाय द फ्रॉडुलेंट इंटेंशन, ये प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। ये वाली प्रोविजन जो होल्डिंग आउट की है वो फॉर्मर पार्टनर जो रिटायर हो गया है उसको भी एप्लीकेबल हो जाएगी। कौन से केस में? अगर उसने नोटिस नहीं दिया तो। The rule given in section 28 is also applicable to former partner who has retired without giving public notice. उसने पब्लिक नोटिस नहीं दिया, उसका नाम अभी भी फर्म के लेटर हेड्स पर यूज किया जाता है। थर्ड पार्टीज ने उस बेसिस पर कॉन्ट्रैक्ट कर लिया फर्म के साथ में, अब वो रिटायर हुए हुए वाले पार्टनर को भी लायबल ठहरा सकते हैं। Here we complete our unit number 1, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का। चलिए एक क्वेश्चन लिखेंगे पहले। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 आपने एक बार घर पे देखना है, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन है वो, बट अपने को देखो डायरेक्ट क्वेश्चन में बहुत बार नहीं क्या 1 to 1 ऐसी लिंकिंग लगती नहीं है। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि वो पूछते क्या है, वो डायरेक्टली क्या पूछ रहे हैं अपने को समझ में नहीं आता है। तो आईसीआई ने क्या आंसर दिया हुआ है क्या क्वेश्चन के लिए, वो अपने को देख करके ही समझेगा फ्रॉम दैट क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन को डेफिनेटली मार्क करके रखना है। अभी अपन लिखेंगे क्वेश्चन नंबर, किधर गया है?
दिख रहा है क्या? अभी सिक्स मार्क्स। लाइट बंद करोगे अब?
चलिए स्टॉप। डन क्या ऑनलाइन गाइस? डन क्या? यस नो? नो? ओके, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर पार्टनरशिप्स। क्या लगता है, क्या सिर्फ यस नो लिखने के लिए 6 मार्क्स मिलेंगे क्या अपने को? नॉट एट ऑल। अब ये जो है यहां पर देखो, मैंने कल ही बोला था कि कुछ कुछ क्वेश्चंस में अपने को समझना पड़ेगा कि क्या पूछा जा रहा है, राइट? सो स्टेट वेदर फॉलोइंग आर पार्टनरशिप, यहां पर यस और नो के साथ में आपको एक स्टेटमेंट उसका एक्सप्लेनेटरी लिखना पड़ेगा। पहला, ए एंड बी जॉइंटली ओन अ कार which they use personally on Sunday and holidays and let it on hire on other days, equally dividing the earnings। क्या लगता है, पार्टनरशिप है या नहीं है? तीनों को नहीं लगता है क्या? नहीं है, नहीं है, नहीं है, ठीक है, नहीं है तो नहीं है, इट्स नॉट अ पार्टनरशिप। अगर आप बोलते थे कि हाँ तो भी आंसर सही था, क्योंकि आईसीआई ने भी इसका जो है दोनों हिस्से आंसर दिया हुआ है। सी, it can be that no, this is not a case of partnership because sharing of profits or of gross returns accruing from property holding joint or common interest would not itself make a such persons partners। वो सिर्फ वो बोल रहे हैं कि सिर्फ jointly वो चीज कोई ओन कर रहे हैं, कोई प्रॉपर उनका बिजनेस सेटअप वगैरह नहीं है। Alternatively, this part can be also answered like yes, this is case of partnership, car personally use हो रही है on Sunday and holiday and used for most of the days as taxi, hence inferred for the main purpose of owning the car is to let it for business purpose। Also there is agreement to equally dividing the earnings। इस बेसिस पर वो ये भी बोल सकते हैं, बोले कि इट इज अ पार्टनरशिप। हो सकता है एक आधा अल्टरनेटिव आंसर। देखो ये तो यहां पर डायरेक्ट वाला क्वेश्चन है, आपके पेपर में एक आधा कोई ऐसा मतलब इंटरप्रिटेशन का पॉइंट केस लॉ वगैरह में भी आ सकता है कि जहां पर अल्टरनेटिव आंसर हो सकता है, वहां पर फ्रीली बिल्कुल अल्टरनेटिव आंसर करके लिख देना। बट ऐसा एक या दो क्वेश्चन बस मैक्सिमम आ सकते, वो भी जरूरी नहीं है। जहां पर सही में जेन्युइनली लग रहा है तो हर एक क्वेश्चन में अल्टरनेटिव अल्टरनेटिव में फिर अल्टरनेटिव ही मार्क्स मिलेंगे। परफेक्टली फाइन, लिखा तो भी ठीक, नहीं लिखा तो भी परफेक्टली फाइन। बट जहां पर हो सकता है वेरिंग इंटरप्रिटेशन और आपको पता है तो फिर वहां पर लिख देना। कभी कभी क्वेश्चन क्लियर नहीं होता है, उस केस में भी लिख सकते हो। दूसरा पॉइंट, टू फर्म्स ईच हैविंग 12 पार्टनर्स कंबाइंड बाय एन अग्रीमेंट इनटू वन फर्म, है या नहीं? दिस इज नॉट अ पार्टनरशिप। क्यों? उन्होंने ये बोला क्या कि एक फर्म दूसरे फर्म में बन रही है? दो फर्म्स कंबाइन हो रही है, मतलब पार्टनर्स कंबाइन हो रहे हैं। सारे जो पार्टनर्स है वो तो मिलकर के एक फर्म बना ही सकते हैं ना। एक फर्म वहां पर दूसरे फर्म में पार्टनर नहीं बन रही है। अगर वो बोलते थे कि एक फर्म इज ज्वाइनिंग अनदर फर्म तो वहां पर डेफिनेटली आंसर नो आता था। बट यहां पर टू फर्म्स हैविंग 12 पार्टनर्स combined by an agreement into one firm, actually it's the partners that they are combining, इसलिए this is the case of partnership because there is an agreement between two firms to combine into one firm। थर्ड पॉइंट, ए एंड बी को-ओनर्स है, अग्री टू कंडक्ट द बिजनेस इन कॉमन फॉर प्रॉफिट, ये रहेगा पार्टनरशिप। तीसरा वाला ये तो रहेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। Yes, this is the case of partnership. Co-owners agreed to conduct business for profit। Fourth, some individuals form an association, contribute 500 annually. Objective is to produce clothes and distribute clothes free। क्या ये पार्टनरशिप है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्या? सर्विस मोटिव, चैरिटी बेसिकली ये वहां पर उनका है।
No, this is not partnership as no charitable association can be floated in partnership. Fifth वाला A and B co-owners share between themselves rent derived from a piece of land. क्या ये है? नहीं है. क्यों नहीं है? सिर्फ they are just a co-owners. कोई ऐसा उनका अलग जो है बिजनेस नहीं है. रहने दो, बंद कर. Last, A and B buy commodity X, agree to sell the same with sharing profits equally. ये रहेगा. Yes, in this case partnership exists. There is element of doing business, sharing of profits equally. ठीक है. इसलिए हमको मल्टीपल क्वेश्चंस देखना जरूरी है. कैसे पूछ रही है आईसीआई क्वेश्चंस, क्या क्या हो सकते हैं, कैसे कैसे उसका इंटरप्रिटेशन हो सकता है, राइट. ऐसा सब है. यूनिट नंबर 2, रिलेशंस ऑफ पार्टनर्स. रिलेशन ऑफ पार्टनर टू वन अनदर. क्या बोला है एक्ट में अपने को? सारे प्रोविजंस रिगार्डिंग रिलेशन, सब एक दूसरे की लाइबिलिटी या फिर ड्यूटीज कैसी रहेगी, एडमिशन पर कैसी क्या किसकी लाइबिलिटी रहेगी, कोई पार्टनर आ रहा है जा रहा है, रिटायरमेंट, एक्सपल्शन, इंसॉल्वेंसी, डेथ, ये सब के बारे में अपने को शॉर्ट में दिया है. सबसे पहला रिलेशन ऑफ पार्टनर टू वन अनदर. उसमें फर्स्ट पॉइंट, जनरल ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर. जनरल ड्यूटी क्या बोलती है पार्टनरशिप में पार्टनर को कि पार्टनर ने बिजनेस कैसे करना चाहिए? फॉर द ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज. सबका जो बेस्ट एडवांटेज हो, ऐसा नहीं कि खुद को काय में प्रॉफिट हो रहा. दे शुड रेंडर पार्टनर एंड इज लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स फुल इंफॉर्मेशन. जो बाकी के पार्टनर्स है उनको पूरी इंफॉर्मेशन देना होगा एक पार्टनर ने ऑफ ऑल द बिजनेस दैट ही हैज डन. अगर वो पार्टनर का कोई लीगल रिप्रेजेंटेटिव, उस पार्टनर की कोई डेथ हो गई, कुछ हो गया, तो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को भी सारी इंफॉर्मेशन देना होगा. अटमोस्ट गुड फेथ में डीलिंग्स करना होगा उसने. जब भी दूसरे पार्टनर्स उससे अकाउंट वगैरह मांगे उसके काम का, तो वो प्रेजेंट करना होगा. अगर कोई चीज ऐसी है कि जिसके बारे में एक पर्सन ज्यादा बेटर इक्विप्ड है टू रेंडर द अकाउंट्स टू ईच अदर, बट वेयर सम अकाउंट्स आर केप्ट बाय वन, किसी पर्सन के पास में ही उसने ज्यादा मेंटेन किया है या उसको पता है, तो ही वुड बी द प्रॉपर पर्सन टू एक्सप्लेन. उसने एक्सप्लेन भी करना होगा. ड्यूटी टू इंडेमनीफाई फॉर द लॉस कॉज्ड बाय फ्रॉड. अगर कोई पार्टनर फ्रॉड करता है जिसके वजह से दूसरे पार्टनर्स को लॉस होता है, तो उसकी क्या ड्यूटी है वो पार्टनर की कि वो लॉस भर करके दे. मस्ट मेक गुड द लॉस विच इज कॉज्ड बाय हिज मिसकंडक्ट. और वो जो भी अमाउंट लॉस का भरपाई जो भी लाएगा वो पार्टनर्स के बीच में डिवाइड हो जाएगा. एन एक्ट विच इज अ फ्रॉड एंटाइटल्स द को पार्टनर्स टू थ्रो द होल ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेस अपॉन हिम. मतलब क्या बोल रहे हो? अगर कोई पार्टनर ने फ्रॉड किया ना, तो बाकी पार्टनर्स आराम से उसके ऊपर पूरा ब्लेम डाल सकते हैं. पूरा इंसिडेंट जो है ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेस दे कैन थ्रो अपॉन हिम. हाँ, तो पर वो ऑब्वियसली थर्ड पार्टी भी आएगी, तो ये वहां पर वो मांगने आएगी, तो इसने फ्रॉड किया है ना, वो लायबल. ऐसा. हाँ, मतलब देखो अब लायबल वैसे सब लोग रहे, बट पूरा की पूरा बियर कौन करेगा? वो एक पार्टनर. हाँ, आएंगे अपन फ्रॉड पे भी और डिटेल में. अपने को थर्ड पार्टीज की लायबिलिटी है आगे. डिटर्मिनेशन ऑफ राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स बाय कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स. देखो क्या बोल रहे हैं, म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज, पार्टनर्स की क्या आपस में ड्यूटीज रहेगी, क्या राइट्स रहेंगे, ये कैसे डिटरमाइन होगा? बाय कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स. अब वो कॉन्ट्रैक्ट एक्सप्रेस भी रह सकता है, इंप्लाइड भी रह सकता है. सच कॉन्ट्रैक्ट में बी वेरिड बाय कंसेंट ऑफ ऑल. सब लोगों ने मिलकर के ही कॉन्ट्रैक्ट किया था फॉर द लाइबिलिटीज, फॉर द राइट्स, फॉर द ड्यूटीज, वो वेरी भी कर सकते हैं. दूसरा पॉइंट, अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड. एक पार्टनर जब पार्टनरशिप में काम कर रहा है तो वो क्या कर सकता है? अग्रीमेंट कर सकता है पार्टनर्स के साथ में कि मैं जो पार्टनरशिप का बिजनेस है ना, उसका कंपीटिंग बिजनेस मैं और कोई नहीं करूंगा, या फिर मैं और कोई बिजनेस ही नहीं करूंगा जब तक मैं पार्टनरशिप में हूं.
ऐसा अग्रीमेंट इज नॉट कंसिडर्ड टू बी इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड। रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड कहां पढ़ा था अपन ने? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में, राइट? वो क्या बोलता था कि आप इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड प्रोफेशन किसी को रोक नहीं सकते, बट वहां का एक्सेप्शन है ये, he may agree that partner shall not carry on any business other than that of firm। एक और जनरल पॉइंट क्या बोल रहे हैं कि ये जो ऐसी राइट्स, ड्यूटीज, लाइबिलिटीज किसकी क्या रहेगी, ये डिटरमाइन करने के लिए नहीं, क्या मतलब कोई ऐसा स्पेसिफिक या स्ट्रिक्ट फॉर्मेट नहीं है। पार्टनरशिप अग्रीमेंट से बनती है और अग्रीमेंट के हिसाब से कैसे भी अपनी राइट्स, लाइबिलिटीज, ड्यूटीज डिटरमाइन कर सकते हैं। चेंज करना है, चेंज भी कर सकते हैं। To vary the terms also need not be manifested in particular form। कोई ऐसा स्ट्रिक्ट उसका कोई फॉर्म या फिर ऐसा ही करना चाहिए ऐसा जरूरी नहीं। कंडक्ट ऑफ द बिजनेस, यहां पर पहले अपने को 5 पॉइंट्स यहां पर दिए हैं, उन्हीं को नीचे एक्सप्लेन किया गया है। क्या बोल रहे हो? सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स, ये लाइन अपने को हर जगह मिलेगी कि सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट, पार्टनर्स अपने हिसाब से अग्रीमेंट कर सकते हैं, अगर वो नहीं करते तो ये लॉ एप्लीकेबल रहेगा। हर पार्टनर का राइट है टू टेक पार्ट इन द बिजनेस, ही इज बाउंड टू अटेंड डिलीजेंटली टू हिज ड्यूटीज। अगर कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है तो वो मेजॉरिटी के हिसाब से डिटरमाइन होगा, बट चेंज इन बिजनेस अगर है तो वहां पर कंसेंट ऑफ ऑल लगेगी। ये सिर्फ शॉर्ट में एक दिया है, नीचे पूरा उसको एक्सप्लेन किया है। Everyone has a right to access, inspect copy of the books. In case of death of a partner, his legal heirs, legal representatives have the right to access the books, etc. ये सारी चीजें है। पहला पॉइंट देखते हैं उसमें से, राइट टू टेक पार्ट इन द बिजनेस। हर पार्टनर का राइट है कि वो बिजनेस कंडक्ट कर सकता है, ठीक है। मैनेजमेंट पावर्स आर जनरली को एक्सटेंसिव, मतलब सब में है। अब देखो ये जो पावर है वो सबको दी गई है। फॉर एग्जाम्पल ए, बी, सी, डी, सबके पास में पावर्स है। ए, बी, सी मिलकर के क्या कर रहे हैं? डी को बिजनेस करने से, पार्टनरशिप के बिहाफ पर बिजनेस करने से रोक रहे हैं। तो क्या डी कोर्ट में जा सकता है? क्या कोर्ट उसकी बात सुनेगा? सुनेगा, बिल्कुल सुनेगा। सपोज मैनेजमेंट पावर इज इंटरफियर्ड विथ and has been wrongfully precluded from participating, can the court interfere? Yes, court can and court will by an injunction restrain other partners from doing so। कोर्ट क्या करेगा? इंजंक्शन ऑर्डर दे देगा। किसको देगा? ए, बी और सी को, कि भाई तुम गलत कर रहे हो, तुम उसको रोको मत, उसको भी बिजनेस करने दो। अच्छा, इन्होंने चारों ने आपस में अग्रीमेंट किया कि भाई सिर्फ मिस्टर डी जो है वो, मिस्टर डी नहीं, मिस्टर ए और डी, वापस लिखते हैं अपन इसको, ए, बी और सी और डी, इन्होंने अग्रीमेंट किया चारों ने मिलकर के कि बिजनेस ट्रांजैक्शन सिर्फ ए, बी और सी ही करेंगे, डी नहीं करेगा, ऐसा आपस में अग्रीमेंट किया। अब अगर डी कोर्ट में जाए तो कोर्ट अब उसकी बात सुनेगा? नहीं सुनेगा, क्योंकि उनका ये पहले ही उन्होंने अग्री किया था। जो पहले वाला केस था ना, जहां पर ऐसा कोई अग्रीमेंट नहीं हुआ था, वहां पर वो ऑब्वियसली कोर्ट में स्यू तो कर सकता है, कोर्ट ही ऑर्डर दे सकता है, प्लस वो पार्टनर जो है वो डिसोल्यूशन वगैरह के लिए भी केस फाइल कर सकता है। ये मेरे को बिजनेस नहीं करने दे रहे, पार्टनरशिप बंद करवाओ। दूसरा वाला केस, above is applicable only if there is no contract to the contrary। There might be case that only limited powers of management to a partner is given in terms of management। In such a case, court will normally be unwilling to interpose or interfere the management, क्योंकि उन्होंने आपस में ही अग्री सब कुछ किया है। उस केस में भी अगर कुछ तो भी इलीगली हो रहा है, कुछ तो भी गलत हो रहा है, तो फिर कोर्ट कैन इंटरफियर, बट अदरवाइज it will not interfere। दूसरा, राइट टू बी कंसल्टेड। क्या बोलते हैं? हर मैटर पर हर पार्टनर की कंसल्टेशन लेना जरूरी है। हर पार्टनर को कंसल्ट करने का मतलब वहां पर राइट है टू बी कंसल्टेड। अगर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रहा मैटर्स पर, तो कोई भी मैटर कैसे डिसाइड होगा? बाय मेजॉरिटी, बाय द व्यूज ऑफ मेजॉरिटी।
एवरी पार्टनर हैज राइट टू एक्सप्रेस हिज ओपिनियन। पर अगर इनको नेचर ऑफ बिजनेस ही पूरा चेंज करना है, जो बिजनेस कर रहे थे वही चेंज करना है, तो वहां पर कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स लगेगी। फॉर एग्जाम्पल 10 पार्टनर्स है, उसमें से 9 बोलते हैं हाँ चेंज कर लेते हैं, एक भी पर्सन बोलता है नहीं चेंज नहीं करना है, तो फिर वो चेंज नहीं कर पाएंगे। एंड ऑब्वियसली मेजॉरिटी वाला रूल जो है, मेजॉरिटी मस्ट एक्ट इन गुड फेथ एंड एवरी पार्टनर मस्ट बी कंसल्टेड। ऐसा नहीं कि वो जबरदस्ती दूसरे को, कोई एक पर्सन को दबा रहे, ऐसा कुछ। ये अगेन नीचे वापस से सेम चीज दी है कि नॉट अप्लाई वेयर चेंज इन नेचर ऑफ द फर्म। तीसरा, राइट ऑफ एक्सेस टू द बुक्स। क्या बोलते हैं? एवरी पार्टनर हैज इज एंटाइटल्ड टू हैव एक्सेस, इंस्पेक्ट एंड टेक आउट ऑफ कॉपी ऑफ एनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स। कोई भी पार्टनर कभी भी एक्सेस कर सकता है, इंस्पेक्ट कर सकता है, कॉपी कर सकता है बुक्स ऑफ अकाउंट, बट दिस राइट मस्ट बी बोनाफाइड। मतलब ऐसा नहीं जबरदस्ती बस कभी भी हर रोज मांग रहा, हर 2 घंटे में बुक्स मांग रहा, ऐसा नहीं। बोनाफाइड जेन्युइन रीजन के लिए उसने करना चाहिए। एंड राइट्स ऑफ लीगल हायर्स, अगर कोई पार्टनर की डेथ हो जाती है, कुछ हो जाता है, उसके लीगल हायर्स भी इंस्पेक्ट कर सकते हैं, मांग सकते हैं अकाउंट्स वगैरह। बी वाला पॉइंट जो है यहां पर बस एक्सप्लेन नहीं किया गया है, इट इज नॉर्मल प्लेन सिंपल कि हर पार्टनर जो है डिलीजेंटली अपनी ड्यूटीज करने के लिए बाउंड है। देन म्यूचुअल राइट्स एंड लाइबिलिटीज, अगेन शुरुआत में अपने को यहां पर सारे पॉइंट्स स्टेट किए गए हैं, आखिर में नीचे वापस से एक्सप्लेन किया गया है। यहां पर भी पहली लाइन क्या है? सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स। क्या बोलता है लॉ? कोई पार्टनर को कोई रेम्यूनरेशन नहीं मिलेगा, सब लोग इक्वली प्रॉफिट शेयर करेंगे, लॉसेस इक्वली शेयर करेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर मिलेगा तो वो ओनली आउट ऑफ प्रॉफिट्स मिलेगा। अगर कोई पार्टनर ने कुछ एडवांस वगैरह दिया है फर्म को, तो उस केस में उसको 6% पर एनम से इंटरेस्ट मिलेगा, अदर देन कैपिटल बोल रहे हैं। पर एक पार्टनर ने ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में प्रॉपर कंडक्ट में कोई खर्चा किया है फर्म के लिए, या फिर फर्म को लॉस से बचाने के लिए कुछ तो भी खर्चा किया है, तो वो खर्चा वो फर्म से क्लेम कर सकता है। एंड लास्टली, अगर कोई पार्टनर ने निग्लेक्ट किया है कुछ अपना विलफुली, या फिर कुछ ड्यूटी बरोबर नहीं की है और फर्म को लॉस होता है, तो वो पार्टनर ने भर करके देना होगा फर्म। अभी देखते हैं एक पॉइंट, राइट टू रेम्यूनरेशन। क्या बोलते हैं वो? सबसे पहली पॉइंट कि नॉर्मली कोई भी पार्टनर को रेम्यूनरेशन एंटाइटल्ड, कोई भी पार्टनर रेम्यूनरेशन के लिए एंटाइटल्ड नहीं रहेगा, उसको सैलरी वगैरह नहीं मिलेगी, उसको क्या मिलेगा? सिर्फ शेयर इन द प्रॉफिट्स। पर नॉर्मली प्रैक्टिकली अगर अपन देखें ना, तो हर कोई कुछ ना कुछ सैलरी मेंशन करता है पार्टनरशिप में। अकाउंट्स में भी आपने देखा होगा पार्टनर्स की सैलरी वगैरह मेंशन रहती है, नॉर्मली इट इज मेंशन्ड, और वो बिल्कुल कर सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन। नो पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू रेम्यूनरेशन इन एडिशन टू शेयर ऑफ प्रॉफिट्स, बट दिस रूल कैन बी वेरीड बाय एक्सप्रेस अग्रीमेंट। एक और चीज वो क्या बोलते हैं, आपने अग्रीमेंट नहीं किया, बट आपकी ऐसी शुरुआत से पद्धत चलते आ रही है कि हर एक पार्टनर को आप रेम्यूनरेशन देते हो, या फिर उस बिजनेस में ऐसा कस्टम है कि हर कोई हर पार्टनरशिप में रेम्यूनरेशन मिलता है, उस केस में पार्टनर जो है विदाउट एनी एक्सप्रेस अग्रीमेंट भी रेम्यूनरेशन क्लेम कर सकता है। द पार्टनर कैन क्लेम इवन इन द एब्सेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट व्हेन इट इज पेएबल अंडर द कंटिन्यूड यूजेज और वेयर इट इज कस्टमरी टू पे रेम्यूनरेशन। एक और चीज, दूसरा पॉइंट, राइट टू शेयर प्रॉफिट्स। पार्टनर्स आर एंटाइटल्ड टू शेयर इक्वली इन द प्रॉफिट्स, राइट, एंड कंट्रीब्यूट इक्वली टू द लॉसेस। अगर कोई अग्रीमेंट नहीं है तो कैसे करेंगे? वो इक्वली शेयर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉसेस। अब किसका कितना शेयर है ये कहां से समझेगा? अगर है तो फ्रॉम एन अग्रीमेंट बिटवीन देम, अगर उनका कोई शेयर उन्होंने डिसाइड करके रखा है तो, बाय इंक्वायरिंग वेदर देयर इज एन अग्रीमेंट। अगर ऐसा कोई अग्रीमेंट नहीं है तो यू शुड मेक अ प्रिजम्पशन ऑफ इक्वालिटी की सबको इक्वली है। अगर कोई अग्रीमेंट नहीं है और कोई बोल रहा है नहीं नहीं इक्वली नहीं, अलग अलग रेशो है, तो बर्डन ऑफ प्रूफ उसके ऊपर रहेगा। तू बोल रहा ना कि नहीं इक्वली नहीं है, प्रूफ कर क्या इक्वली नहीं है। बर्डन ऑफ प्रूविंग अनइक्वल विल लाई ऑन द पार्टी एलिजिंग द सेम।
अच्छा एक केस बताओ, फॉर एग्जाम्पल ए बी सी, इसने कैपिटल लाया है 5 लाख, इसने लाया है 3 लाख, इसने लाया है 2 लाख। अब इनका जो है अग्रीमेंट नहीं है प्रॉफिट कितना शेयर करेंगे क्या करेंगे, और अब प्रॉफिट हो जाता है इनको 10 लाख का। अब ये प्रॉफिट कैसे शेयर करेंगे? इक्वली ही करेंगे, राइट? There is no connection between the proportion in which partners share the profits and the capital contributed. थर्ड पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्या बोल रहे हैं? कैपिटल पर इंटरेस्ट मिल सकता है, बिल्कुल मिल सकता है, बट उसके लिए ये चीजें होना जरूरी है। पहली, एक्सप्रेस अग्रीमेंट होना जरूरी है कि भाई पार्टनर्स को इंटरेस्ट मिलेगा कैपिटल पर। दूसरी चीज, या तो देखो, या तो एक्सप्रेस अग्रीमेंट चाहिए या फिर प्रैक्टिस ऑफ द पर्टिकुलर पार्टनरशिप। वहां पर नॉर्मली ऐसी प्रैक्टिस है, कस्टमरी है कि वहां पर पे होता है रेम्यूनरेशन। दूसरा, एनी ट्रेड कस्टम टू दैट इफेक्ट। उस बिजनेस में नॉर्मली ऐसा होता है कि भाई पार्टनरशिप में सबको प्रॉफिट मिलता है, सॉरी कैपिटल पर सबको इंटरेस्ट मिलता है। और तीसरी चीज, स्टैट्यूटरी प्रोविजन विच एंटाइटल्स हिम टू सच इंटरेस्ट। कोई और लॉ में कुछ ऐसी स्टैट्यूटरी प्रोविजन वो जहां पर है, वहां पर लॉ उसको एंटाइटल करता है कि भाई इंटरेस्ट मिलेगा, तो फिर उसको इंटरेस्ट मिल सकता है। बट ये इंटरेस्ट कैसे मिलेगा? ओनली एंड ओनली आउट ऑफ प्रॉफिट्स। ये लाइन यहां पर उन्होंने नीचे एक्सप्लेनेशन में नहीं लिखी है, वहां पर लिख लो, ऊपर अपने को दी हुई है थर्ड पॉइंट में। Where entitled to interest on capital subscribed by him shall be payable only out of profits. Then interest on advances. एडवांसेस मतलब कैपिटल के अलावा अगर पार्टनर कोई तो भी कुछ तो भी एडवांस देता है, किसी को पेमेंट कर दिया फर्म के बिहाफ पर, या फर्म को कुछ तो भी एडवांस दिया, ऐसा कुछ तो भी वो कुछ एडवांस देता है, तो उस केस में वो एडवांस पर इंटरेस्ट क्लेम कर सकता है। कितना? 6% पर एनम के हिसाब से। एडवांस टू द फर्म इन एडिशन टू द अमाउंट ऑफ कैपिटल, ही इज एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट एट द रेट 6% पर एनम। अब ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है यहां पर छोटा सा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कब तक मिलता है? टिल द डेट ऑफ डिसोल्यूशन, ठीक है। बट डिसोल्यूशन जिस दिन हो जाता है, जिस दिन डेट होती है डिसोल्यूशन की, क्या उसी दिन सारे असेट्स बिक जाते होंगे? क्या सब कुछ लायबिलिटी सेटल ऑफ हो जाती होगी? क्या नहीं, उसके बाद में टाइम लगता है, एक ऑफिशियल डेट होगी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेट ऑफ डिसोल्यूशन तक मिलेगा, बट इंटरेस्ट ऑन एडवांसेस टिल द एक्चुअल पेमेंट मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ceases to run on dissolution, but interest on advances keep running up to the date of payment. इंटरेस्ट ऑन एडवांसेस जब तक पेमेंट नहीं होता, डिसोल्यूशन के बाद में हो सकता है 10-15 दिन, 1 महीना और लग जाए, तब तक उस पर एडवांस पर इंटरेस्ट मिलता रहेगा। इसको भी एक बार मार्क कर लेना, आई फील ऐसा छोटा सा पॉइंट इंपॉर्टेंट हो सकता है। राइट टू बी इंडेमनिफाइड, अगर पार्टनर ने कोई खर्चा किया है कोई फर्म के लिए इन रिस्पेक्ट ऑफ पेमेंट्स, लाइबिलिटीज इनकर्ड, ऑर्डिनरी एंड प्रॉपर कंडक्ट ऑफ द बिजनेस, या फिर इमरजेंसी में फर्म को बचाने के लिए जो एक नॉर्मल आदमी लॉस बचाने के लिए करेगा खर्चा, वो कुछ किया है, तो उसके लिए वो पूरा अमाउंट क्लेम कर सकता है फ्रॉम द फर्म। ही हैज द राइट टू बी इंडेमनिफाइड फ्रॉम द फर्म। एंड राइट टू इंडेमनिफाई द फर्म, राइट नहीं होना चाहिए, वो ड्यूटी होना चाहिए। एक्चुअली इट इज अ ड्यूटी टू इंडेमनिफाई। अगर पार्टनर की कोई विलफुल निग्लेक्ट से, कोई गलती की वजह से कुछ होता है विलफुली, पार्टनर मस्ट इंडेमनिफाई द फर्म फॉर एनी लॉस कॉज्ड टू इट बाय विलफुल निग्लेक्ट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। देन पार्टनरशिप प्रॉपर्टी सेक्शन 14। पार्टनरशिप प्रॉपर्टी मतलब क्या? पार्टनरशिप प्रॉपर्टी को नहीं, क्या प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म
पार्टनरशिप प्रॉपर्टी, पार्टनरशिप असेट्स, जॉइंट स्टॉक, कॉमन स्टॉक या जॉइंट एस्टेट, ये सब नाम भी बोलते हैं। इट डिनोट्स ऑल द प्रॉपर्टी, राइट्स, इंटरेस्ट विच द फर्म दैट इज ऑल पार्टनर्स कलेक्टिवली में बी एंटाइटल्ड। जो भी पार्टनर्स की जो भी कलेक्टिव एस्टेट है, जो भी प्रॉपर्टी है, जो भी राइट्स है, जो भी इंटरेस्ट है, सारी चीजें पार्टनरशिप प्रॉपर्टी मानी जाएगी, डीम्ड एज बिलोंगिंग टू द फर्म। जनरली इसमें क्या क्या चीजें आती है? कोई भी प्रॉपर्टी, कोई भी राइट, कोई भी इंटरेस्ट जो कि कंट्रीब्यूट किया है पार्टनर्स ने, एज अ कैपिटल कंट्रीब्यूशन लाया है, राइट। ऑल द प्रॉपर्टी, राइट्स, इंटरेस्ट एक्वायर्ड और परचेज बाय द फर्म, जो फर्म ने खरीदा है। एंड तीसरी चीज गुडविल ऑफ द बिजनेस। ये सारी प्रॉपर्टी मानी जाएगी फर्म की। अब देखो इसमें एक और चीज वो क्या बोलते हैं, कोई एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी है या नहीं, ये डिटरमाइन करने के लिए एक्चुअल रियल इंटेंशन ऑफ द पार्टनर्स और उनका अग्रीमेंट देखना जरूरी है। हो सकता है कोई प्रॉपर्टी पार्टनर की पर्सनल प्रॉपर्टी हो, सिर्फ एक आधी बार वो फर्म के लिए यूज हुई हो। फॉर एग्जाम्पल पार्टनर का कोई पर्सनल ट्रक है, वो फर्म के काम के लिए एक दो बार यूज हुआ है, इसका मतलब वो फर्म की प्रॉपर्टी हो गई क्या? नहीं। It ultimately depends on the real intention and agreement. Mere fact that it is being used for the firm shall not itself make it a partnership property. Partners may by an agreement at any time convert the property in good faith as from personal property to partnership property. कोई भी प्रॉपर्टी जब भी चाहे अग्रीमेंट करके कन्वर्ट कर सकते हैं फ्रॉम पर्सनल टू पार्टनरशिप, बट इट शुड बी इन गुड फेथ। ऐसा नहीं कि कोई चीज अपनी खराब हो गई तो उसको कॉमन बना दो। एंड इट शुड बी इफेक्चुअल बिटवीन द पार्टनर्स एंड अगेंस्ट द क्रेडिटर्स। अगेंस्ट द क्रेडिटर्स इफेक्चुअल रहना चाहिए, मतलब क्रेडिटर्स भी उस पर क्लेम कर सकते हैं। मतलब अगर आपने क्रेडिटर्स को पेमेंट नहीं किया तो वो कहां पर आएंगे? पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी क्लेम करेंगे, उस पर भी वो क्लेम कर सकते हैं। गुडविल, गुडविल मतलब क्या? पार्टनरशिप एक्ट में डिफाइंड नहीं है गुडविल मतलब क्या। सब्जेक्ट टू अ कॉन्ट्रैक्ट। गुडविल को प्रॉपर्टी मानते हैं, इतना बोला है पार्टनरशिप एक्ट ने, बट इट डज नॉट डिफाइन द टर्म गुडविल। गुडविल मतलब क्या होता है बेसिकली? गुडविल मतलब अपना बेसिकली कुछ नाम बन गया है फर्म का, जिसके वजह से अपने को क्या हो रहा है, बाकी लोगों के कंपैरिजन में ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है। जो उस बिजनेस में बाकी के प्लेयर्स है, बाकी के लोग हैं, वो नॉर्मली जितना कमाते हैं उससे अपन कुछ ज्यादा कमा पा रहे हैं। क्यों? बिकॉज ऑफ द नाम और द reputation that we have developed. It is defined as the value of reputation because of which profits expected in future over and above normal level of profits earned by similar undertakings. अब गुडविल के लिए राइट्स क्या है पार्टनरशिप के, कि जब भी डिसोल्यूशन होता है ना फर्म का, हर पार्टनर का राइट है कि वो बोले कि गुडविल को बेचो और सब में पैसा बांटो। He has the right to have the goodwill sold for the benefit of all. गुडविल इज अ पार्ट ऑफ प्रॉपर्टी, नो डाउट। अब यहां पर एनी पार्टनर में अपॉन सेल may make an agreement with the buyer of the goodwill not to carry on any business similar to that of firm. ये भी पढ़ा था क्या अपन ने? ऐसा कुछ कहां पर पढ़ा था? उसी में जो एक्सेप्शन दिया था वहां पर वो पढ़ा था कि कोई भी जो सेलर है गुडविल का, वो अग्री कर सकता है बायर के साथ में कि भाई मैं सेम बिजनेस तेरे बाजू में लोकल लिमिट्स में सर्टेन टाइम के लिए चालू नहीं करूंगा। वैसा ही कोई भी पार्टनर जो बायर है गुडविल का, उसके साथ में कोई भी पार्टनर अग्रीमेंट कर सकता है कि हम लोग ये चालू नहीं करेंगे विद इन द रीजनेबल लोकल लिमिट्स एंड विद इन रीजनेबल टाइम फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड। प्रॉपर्टी ऑफ द पार्टनर, अगेन वो लास्ट में वापस वही बोला है कि मियरली बिकॉज इट इज बीइंग यूज्ड फॉर द बिजनेस इट डज नॉट बिकम पार्टनरशिप प्रॉपर्टी। दूसरा, एप्लीकेशन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म। देखो प्रॉपर्टी जो है ना, शैल बी हेल्ड एक्सक्लूसिवली एंड यूज्ड एक्सक्लूसिवली फॉर फर्म। जो भी पार्टनरशिप की प्रॉपर्टी है वो किसी के पर्सनल यूज के लिए यूज नहीं होना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ फर्म के लिए वो यूज की जानी चाहिए। वो क्या रिप्रेजेंट करती है? कम्युनिटी ऑफ इंटरेस्ट, सब लोगों का कॉमन इंटरेस्ट, सब पार्टनर्स का कॉमन इंटरेस्ट है उसमें।
सब लोगों का कॉमन इंटरेस्ट है, इसका मतलब किसी एक का मालिकाना हक नहीं है उस पर ऑब्वियसली. इट डज नॉट मीन दैट एनी पर्टिकुलर पार्टनर हैज अ प्रोप्राइटरी इंटरेस्ट. Every partner has a right to get his share and right to see that all the assets are applied to be used for partnership business. उसका सिर्फ इतना हक है, ऑब्वियसली प्रोप्राइटरी हक नहीं है, उसका मालिकाना हक नहीं है, उसका सिर्फ इतना हक है ये देखने का कि प्रॉपर्टी जो है वो सबके लिए यूज की जा रही है, पार्टनरशिप के काम के लिए ही यूज हो रही है और पार्टनरशिप के बिजनेस में ही यूज हो रही है. सेक्शन 16 पर्सनल प्रॉफिट अर्न्ड बाय द पार्टनर्स. क्या बोलता है? अगेन सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स. अगर कोई पार्टनर डिराइव करता है कोई भी ट्रांजैक्शन से पर्सनल प्रॉफिट बाय यूजिंग फर्म्स नेम या बिकॉज ऑफ कि वो कोई फर्म की प्रॉपर्टी यूज करके, या फिर मैं इस फर्म का पार्टनर हूं इस वजह से, या कोई फर्म का बिजनेस कनेक्शन है उस तरीके से, वो यूज करके कुछ भी, अगर वो फर्म का नाम, फर्म के कनेक्शन, खुद ऐसा पार्टनर हूं मैं ऐसा बोल करके कुछ तो भी पर्सनल प्रॉफिट्स अगर डिराइव करता है तो ही शैल अकाउंट फॉर दैट एंड पेड बैक टू द फर्म. पर्सनल इस पे वो कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं कर सकता, पर्सनल कैपेसिटी में नहीं कर सकता. फर्म का नाम यूज करके, फर्म की प्रॉपर्टी या फर्म के बिजनेस कनेक्शन यूज करके. अच्छा, वैसे नॉर्मली कोई और दूसरा बिजनेस कर सकता है पार्टनर? कर सकता है, सब्जेक्ट टू अग्रीमेंट ऑब्वियसली. दूसरी चीज, इफ अ पार्टनर कैरीज बिजनेस ऑफ द सेम नेचर एंड कंपीटिंग विद द फर्म, ही शैल पे टू द फर्म ऑल द प्रॉफिट्स. अगर वो फर्म का जो बिजनेस, जो फर्म का है वही बिजनेस वो खुद करता है और उसमें उसको प्रॉफिट होता है, तो फिर वो प्रॉफिट भी देना पड़ेगा फर्म को. कंपीटिंग बिजनेस नहीं कर सकता, दूसरा कोई कर सकता है, बट अगेन दिस इज व्हाट सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट टू कॉन्ट्ररी. चाहे तो अग्री कर सकते हैं, हाँ भाई पर्सनल लेवल पर भी करो, इधर भी करो. इसका एक एग्जांपल दिया था अपने को, ए बी सी एंड डी, इनका शुगर रिफाइनिंग का बिजनेस है. ए जो है ना वो होलसेल ग्रोसर है, रॉ शुगर का डीलर है. ए को पता है शुगर के, रॉ शुगर के जो भाव है वो कब कम ज्यादा होते हैं, उसके पास में पहले से ही स्टॉक जो है वो परचेज करके रखा हुआ है. अब बी सी डी इन्होंने क्या बोले, भाई ए तेरे को मालूम है स्टॉक के बारे में, प्राइसेस कम ज्यादा कब होते, तू एक काम कर, फर्म के लिए तू ही खरीदते जा जब भी जरूरत लगी. ए ने क्या किया, जब भाव बढ़े ना एकदम से, तब खुद का पुराना पड़ा हुआ स्टॉक जो कि उसने सस्ते में खरीदा था वो बेच दिया फर्म के नाम पर, यानी फर्म को बेच दिया खुद का पर्सनल स्टॉक, ये बोल करके कि मैंने मार्केट से खरीदा है. यहां पर ए ने जो प्रॉफिट डिराइव किया है वो प्रॉफिट उसको वापस देना पड़ेगा फर्म को. He already had the stock sugar purchased at a low price which he sold without informing the partners that the sugar sold had belonged to him. It was held that A was bound to account for the profit and return the same. Then rights and duties of partners after a change in the firm. चेंज इन द फर्म होने के बाद में पार्टनर्स के राइट्स एंड ड्यूटीज क्या रहेंगे. पहले तो ये देखते हैं चेंज इन द फर्म मतलब क्या. चेंज इन द फर्म मतलब क्या, अगर कोई नया पार्टनर आ रहा है या फिर एग्जिस्टिंग पार्टनर जा रहा है डेथ के वजह से, रिटायरमेंट के वजह से, देयर कैन बी चेंज इन द फर्म. इसको अपन बेसिकली बोलते हैं चेंज इन कंस्टिट्यूशन ऑफ द फर्म. या फिर हो सकता है अपन ने कोई तो भी एक टेक्सटाइल के बिजनेस के लिए फर्म डाली थी, बट अब वो चेंज करके क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस में डील कर रहे हैं. बिजनेस चेंज अगर हो गया है तो उस केस में भी देयर इज सेड टू बी चेंज इन द फर्म. या फिर कैरिड आउट ऑन और आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ फिक्स पीरियड, आपने फिक्स पीरियड के लिए किया था, उसके बाद में भी आप कंटिन्यू कर रहे हो, तो देयर इज सेड टू बी चेंज इन द फर्म. ऐसे टाइम पर राइट्स एंड ड्यूटीज क्या रहेगी, इफ देयर इज चेंज इन कंस्टिट्यूशन, मतलब कोई पार्टनर आ रहा है या कोई पार्टनर जा रहा है
उस केस में क्या रहेगा, द राइट्स एंड ड्यूटीज रिमेन द सेम एज दे वेयर इमीडिएटली बिफोर द चेंज। जैसा पहले था वैसे ही अभी भी कंटिन्यू रहेगा विद द न्यू पार्टनर एंड द एग्जिस्टिंग पार्टनर एज द केस मे बी। अगर फर्म का टर्म जो है वो एक्सपायर हो जाता है, उसके बाद में बिजनेस कंटिन्यू होता है, वहां पर क्या रहेगा, वहां पर भी सेम रहेगा। देखो तीनों पॉइंट में वो यही बोलते हैं अल्टीमेटली कि जैसी पहले ड्यूटीज थी ना वैसे ही बाद में रहेगी, बस तीनों को थोड़ा थोड़ा अलग उन्होंने एक्सप्लेन किया है। आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द टर्म, वेयर फॉर अ फिक्स टर्म कंटिन्यूज आफ्टर द एक्सपायरी, म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज रिमेन द सेम एज दे वेयर बिफोर द एक्सपायरी। बट यहां पर एडिशनल क्या बोला है, सो फार कंसिस्टेंट विद इंसिडेंट्स ऑफ पार्टनरशिप एट विल। मतलब क्या बोल रहे हैं वो, आपने फिक्स्ड पीरियड के लिए किया था, उसके बाद में कंटिन्यू किया, तो वो क्या बन गई, पार्टनरशिप एट विल बन गई। अब पार्टनरशिप एट विल को कुछ तो भी अलग प्रोविजंस एप्लीकेबल है फ्रॉम द नॉर्मल पार्टनरशिप, राइट। तो आपकी जो राइट्स ड्यूटीज वगैरह सब बोली हुई है वो अगर पार्टनरशिप एट विल से इनकंसिस्टेंट है, यहां पर पार्टनरशिप एट विल अलग प्रोविजन बोलती है, तो वो चीजें आप सेम नहीं रख सकते। जैसा पार्टनरशिप एट विल में बोला गया था कि आप कोई भी पार्टनर नोटिस देकर के कभी भी डिसॉल्व कर सकता है, और इन्होंने लिख दिया कि नहीं कोई पार्टनर कभी डिसॉल्व नहीं कर सकता, तो फिर वो इनकंसिस्टेंट हो जाएगा, दैट कैन नॉट बी सेम। तीसरा, वेयर एडिशनल अंडरटेकिंग आर कैरिड आउट, अगर नया बिजनेस चालू होता है तो भी सेम एज दोज वेयर इन रिस्पेक्ट ऑफ द ओरिजिनल प्रीवियस अंडरटेकिंग। तीनों पॉइंट में मेन पॉइंट रिमेन्स द सेम कि जैसा पहले था वैसा ही रहेगा। Relation of partners to the third parties, relation of partners to the third parties। देखो क्या बोलते हैं, पार्टनर टू बी एन एजेंट ऑफ द फर्म, ये तो अपने को पता है पहले बेसिक कि कोई भी पार्टनर क्या रहता है, एजेंट रहता है ऑफ अदर पार्टनर्स एज वेल एज ऑफ द फर्म, ही इज बोथ प्रिंसिपल एज वेल एज एजेंट। एक नॉर्मल एजेंट जो अपन ने पढ़ा था और एक पार्टनर, इसमें डिफरेंस क्या रहेगा, बस पार्टनर जो है वो कम्युनिटी ऑफ इंटरेस्ट रिप्रेजेंट करता है, खुद का भी इंटरेस्ट रहता है प्लस अदर्स का भी रहता है, बट जो एक नॉर्मल एजेंट रहता है वो सिर्फ प्रिंसिपल के लिए काम करता है, उसका कोई पर्सनल इंटरेस्ट वहां पर नहीं रहता। पर ये जो रूल है ना, दैट पार्टनर इज एन एजेंट, ये कौन से ट्रांजैक्शन के लिए एप्लीकेबल रहेगा, सिर्फ और सिर्फ जो कि बिजनेस ट्रांजैक्शंस जो इन रिस्पेक्ट ऑफ दैट बिजनेस किए गए। इट कैन नॉट बी अप्लाइड टू ऑल ट्रांजैक्शंस, इट इज एप्लीकेबल ओनली टू द एक्ट डन बाय द पार्टनर्स फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस। नहीं तो ए बी सी ने पार्टनरशिप बनाई, सी ने पर्सनल बेसिस पर किसी से 2 करोड़ रुपए ले लिए और बोले सब लोग लायबल, ऐसा नहीं चलेगा, वो सिर्फ पार्टनरशिप के बिजनेस के लिए वो लायबल रहेंगे टू ईच अदर। implied authority of partner as agent of the firm, ये चीज समझते हैं अपन अच्छे से। देखो क्या बोलते हैं कि कोई भी काम करने के लिए नहीं, क्या इंप्लाइड ऑथोरिटी जो यूजुअल कोर्स में काम होते हैं ना, कोई भी फर्म में यूजुअल बिजनेस कंडक्ट करने के लिए काम होते हैं, या फिर जो अपने डेली डे टू डे बेसिस के काम होते हैं, वो काम करने के लिए कोई भी पार्टनर को इंप्लाइड अथॉरिटी रहती है। देखो बेसिक तो ये है कि कोई भी काम करने के लिए आपको अथॉरिटी चाहिए, राइट। अब वो हो सकता है कि एक्सप्रेसली दी जाए आपको अग्रीमेंट में कि आप ये काम कर सकते हो, या फिर एक होती है इंप्लाइड अथॉरिटी कि हमने लिखा नहीं है बट फिर भी ये काम करने की अथॉरिटी तो है इसके पास। यूजुअल बिजनेस के लिए जो भी फर्म के यूजुअल बिजनेस में यूजुअल वे में होते हैं of the business of the kind carried on by the firm, उस केस में वो काम करने के लिए implied authority रहती है to each and every partner, subject to provisions acts of the partner done to carry on in the usual way business of the kind carried on by the firm binds the firm।
authority to bind the firm conferred by this section is called implied authority. सिंपली अपन बोल सकते हैं कि यूजुअल बिजनेस करने के लिए इंप्लाइड अथॉरिटी रहती है, एक्सप्रेसली कुछ अलग से लिखना नहीं जरूरी है. बट यहां पर नहीं, क्या ऊपर सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 22 दिया है, राइट. सेक्शन 22 क्या बोलता है अपने को, नीचे यहां पर, इन ऑर्डर टू बाइंड अ फर्म एक्ट और इंस्ट्रूमेंट डन और एग्जीक्यूटेड बाय अ पार्टनर शैल बी डन और एग्जीक्यूटेड इन द फर्म नेम. आपको इंप्लाइड अथॉरिटी रहेगी, आपकी एक्ट दूसरे पार्टनर्स को बाइंड करेगी, पर आपको वो बिजनेस फर्म के नाम में करना पड़ेगा. अगर ऐसा किया है, या फिर इस मैनर में करना पड़ेगा कि आपने एक्सप्रेसली या इंप्लाइडली बताया है कि आपने फर्म के लिए वो बिजनेस किया है, तभी आप वो इंप्लाइड अथॉरिटी में किए गए सारे काम के लिए बाकी पार्टनर्स बाइंड रहेंगे. ठीक है यहां तक. अब इन द एब्सेंस ऑफ एनी यूजेज और कस्टम टू द कॉन्ट्ररी, इंप्लाइड अथॉरिटी डज नॉट एम्पावर टू डू फॉलोइंग थिंग्स. ये वाली चीजों को हम इंप्लाइड अथॉरिटी में नहीं मानेंगे, ऐसा लॉ बोलता है. आप कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो कि ये चीजों को अभी हम मानेंगे इंप्लाइड अथॉरिटी में, बट अदरवाइज इसको बाय डिफॉल्ट हम इंप्लाइड अथॉरिटी में नहीं मानेंगे. कौन सी चीजें, सबमिट अ डिस्प्यूट रिलेटिंग टू बिजनेस टू द आर्बिट्रेशन. अगर पार्टनर्स में कोई डिस्प्यूट हो जाता है, नॉर्मली पार्टनरशिप में क्या होता है, अगर कभी कोई बहुत बड़ा डिस्प्यूट वगैरह हो गया ना, तो पहले से ही वो ऐसा डिसाइड करके रखते हैं कि कभी कुछ ऐसा हो गया कि पार्टनर्स में डिस्प्यूट हो गया, या फिर 4 पार्टनर्स है, ऐसा हो गया, 2 एक चीज बोल रहे हैं, 2 एक चीज बोल रहे हैं, मेजोरिटी हो ही नहीं रही, क्या करेंगे, वो एक आर्बिट्रेटर अपॉइंट करके रखते हैं कि कुछ ऐसा प्रॉब्लम आई तो हम उसके पास में जाएंगे, उसके पास में जाकर के वो जो बोलेगा फाइनल. अभी आर्बिट्रेशन के लिए कुछ सबमिट करना ये बहुत बड़ी चीज होती है. इट इज कंसिडर्ड कि पार्टनर्स आपस में बिजनेस नहीं कर पा रहे हैं, उनको कोई और पर्सन की जरूरत लग रही है, तो सबमिटिंग अ डिस्प्यूट इज नॉट विद इन द इंप्लाइड अथॉरिटी ऑफ द पार्टनर. ये काम करने के लिए उसको एक्सप्रेस अथॉरिटी लगेगी कि हाँ भाई तेको हम अथॉरिटी देते हैं, बाकी पार्टनर्स ने ऐसा देना पड़ेगा कि तेको अथॉरिटी देते हैं, यू कैन सबमिट द डिस्प्यूट. दूसरा, वो बैंक अकाउंट ओपन नहीं कर सकता फर्म के लिए इन हिज ओन नेम बाय डिफॉल्ट. वो कॉम्प्रोमाइज और रिलिंक्विश एनी क्लेम और पोर्शन बाय द फर्म. अगर फर्म का किसी, फॉर एग्जांपल फर्म को किसी से कोई पैसे लेना है, तो कोई भी पार्टनर विदाउट एनी एक्सप्रेस अथॉरिटी उसको रिलिंक्विश या कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता. जा जान दे, पैसे मत दे, ऐसा नहीं बोल सकता वो फर्म के बिहाफ पर विदाउट एनी एक्सप्रेस अथॉरिटी. या विड्रॉ अ सूट और प्रोसीडिंग्स, फर्म के बिहाफ पर, फर्म ने किसी और पर केस किया है, उसको विड्रॉ नहीं कर सकता हो. एडमिट एनी लाइबिलिटी इन अ सूट, किसी और ने फर्म पे केस किया है, ठीक है, अब कटघरे में फर्म नहीं पार्टनर्स खड़े रहेंगे, राइट. पार्टनर्स ने एडमिट कर लिया तो मतलब लाइबिलिटी आ गई, हाँ ठीक है, तो वो फर्म के बिहाफ पर कोई भी ऐसी लाइबिलिटी वगैरह कोई केस में एडमिट नहीं कर सकता अनटिल एंड अनलेस उसको एक्सप्रेस अथॉरिटी दी गई है. ना ही वो बिना एक्सप्रेस अथॉरिटी के कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्वायर कर सकता है फर्म के लिए, ना ही कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर सकता है, ना ही पार्टनरशिप के बेसिस पर और किसी फर्म के साथ में पार्टनरशिप कर सकता है, पार्टनरशिप के बिहाफ पर, सॉरी, ना ही कोई वो पार्टनरशिप कर सकता है. ये सब चीजों के लिए क्या लगेगी, एक्सप्रेस अथॉरिटी लगेगी. नाउ मोड ऑफ डूइंग एक्ट टू बाइंड द फर्म, वो अपन ने देखा. ईच पार्टनर इज एन एजेंट, हिज एक्ट्स बाइंड द फर्म. नीचे अगेन वो इंप्लाइड अथॉरिटी का ही उन्होंने एक्सप्लेन किया है. अब कंबाइंड रीडिंग जो अपन ने ऊपर का देखा कि भाई इंप्लाइड अथॉरिटी है कुछ चीजों के लिए, नॉर्मल यूजुअल चीजों के लिए, बट वो फर्म के नाम में होना चाहिए. वो दोनों को मिला करके उन्होंने नीचे लिखा है कि एक्ट ऑफ अ पार्टनर इन द यूजुअल वे of the business of the kind carried on by the firm binds the firm provided it is in the firm name or in the manner expressing or implying intention to bind the firm. कुछ नहीं, ऊपर का और नीचे का जो पहले अलग अलग एक्सप्लेन किया, फिर नीचे दोनों को मिला करके लिख दिया. यही मतलब जो ऊपर एक्सप्लेन किया है सबको मिला करके वापस उन्होंने नीचे सब चीजें लिख दी है. However, this is subject to following restrictions. क्या बोल रहे हो कि एक्ट जो आप कर रहे हो इट मस्ट रिलेट टू यूजुअल बिजनेस,
विद इन द स्कोप ऑफ हिज ऑथोरिटी एंड रिलेटेड टू नॉर्मल बिजनेस होना चाहिए, नॉर्मल कंडक्ट ऑफ द बिजनेस के अंडर वो एक्ट रहना चाहिए पार्टनर का, और एक्ट जो है वो फर्म के नाम में होना चाहिए, या फिर इन द मैनर एक्सप्रेसिंग और इंप्लाइंग इंटेंशन टू बाइंड द फर्म। ऐसे हुआ तो ही आप जो है फर्म को बाइंड कर पाओगे अपने यूजुअल बिजनेस के लिए। अब ये जो यूजुअल बिजनेस अपन ने बोला जिसके लिए इंप्लाइड अथॉरिटी मानी जाती है, वो बिजनेस टू बिजनेस डिफर करेगा। जैसे एक बैंकिंग बिजनेस के लिए बोरो करना पैसे, किसी को देना पैसे, नॉर्मल रह सकता है, बट कोई और फॉर एग्जांपल इंजीनियर की फर्म है या फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की फर्म है, उनके लिए पैसे देना या उधार देना लेना ये नॉर्मल बिजनेस में भी ना कंसिडर किया जाए। इट वुड डिफर इन डिफरेंट काइंड्स ऑफ बिजनेस। आखिर में वो बोलते हैं कि अगर जनरल कमर्शियल नेचर की पार्टनरशिप है, मतलब नॉर्मली जैसा बिजनेस एक कमर्शियल बिजनेस जो रहता है उस टाइप का बिजनेस है, तो ये चीजों के लिए हम क्या मानेंगे, इंप्लाइड अथॉरिटी है ये मानेंगे। पहला, प्लेज और सेल पार्टनरशिप प्रॉपर्टी, नॉट द इमूवेबल प्रॉपर्टी। हाँ, इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए इंप्लाइड अथॉरिटी नहीं है, ऊपर अपन ने पढ़ा था। ही में बाय गुड्स ऑन अकाउंट ऑफ पार्टनरशिप, नॉर्मली जो गुड्स में ट्रेडिंग कर रहा है उसके लिए बाय कर सकता है गुड्स को। नॉर्मली वो पैसे बोरो कर सकता है फर्म के लिए काम पड़ने पर, डेट इनकर कर सकता है, लोन ले सकता है फर्म के लिए, डेट को रीपे कर सकता है फर्म के लिए। फर्म के लिए वो ही कैन ड्रॉ, मेक, साइन, एंडोर्स, ट्रांसफर, नेगोशिएट, प्रोक्योर द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स, प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज या चेक। नॉर्मली एक बिजनेस में जो अपने डेली काम रहते, पेमेंट करना किसी को, गुड्स खरीदना, ये सारी चीजें वो कर सकता है, चेक इशू करना। नाउ ये जो इंप्लाइड अथॉरिटी है इसको एक्सटेंड या रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है क्या? किया जा सकता है। नॉर्मली वो क्या बोलते हैं, यूजुअल बिजनेस के लिए इंप्लाइड अथॉरिटी रहेगी, पर इसका इट कैन बी एक्सटेंडेड, इट कैन बी रिस्ट्रिक्टेड। मतलब पार्टनर्स आपस में ये भी बोल सकते हैं कि बाय डिफॉल्ट तो भैया ये चीज इंप्लाइड अथॉरिटी में नहीं आती, बट हम ये चीज को तेरी इंप्लाइड अथॉरिटी में डाल रहे हैं, या फिर उसको रिस्ट्रिक्ट भी कर सकते हैं, भाई नॉर्मली ये चीज आती है बट ये चीज की तेको इंप्लाइड अथॉरिटी नहीं है। इंप्लाइड अथॉरिटी में बी एक्सटेंडेड और रिस्ट्रिक्टेड बाय कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स। जैसे नॉर्मली ए बी सी अपन ने पढ़ा, नॉर्मली फर्म के लिए कोई पर्सन बोरो कर सकता है फ्रॉम द थर्ड पार्टी थोड़े से काम के लिए। अब ये अथॉरिटी नहीं, क्या इन्होंने आपस में अग्री करके बी के अथॉरिटी को रिस्ट्रिक्ट करके रखा है कि भाई तू बोरो नहीं कर सकता। फिर भी बी ने मिस्टर एक्स से बोरो कर लिया। अब मिस्टर एक्स क्या ए और सी से भी क्लेम कर सकता है या नहीं, ये अपने पास में क्वेश्चन है। दैट इज टू से ये जो इन्होंने रिस्ट्रिक्शन डाला है बी के ऊपर, क्या वो थर्ड पार्टी के लिए भी इफेक्टिव माना जा सकता है या नहीं? क्या बोलते हैं वो, इफेक्टिव मानेंगे हम थर्ड पार्टी के लिए अगर इट वुड बी इफेक्टिव अगेंस्ट थर्ड पार्टी इफ द थर्ड पार्टी नोज अबाउट द रिस्ट्रिक्शन। अगर उसको पता था कि बी नहीं ले सकता फिर भी उसने बी को दे दिया, तो फिर वो फर्म से क्लेम नहीं कर सकता। या फिर दूसरा केस, थर्ड पार्टी डज नॉट नो दैट ही इज डीलिंग विद द पार्टनर। उसने पैसे दिया बी को बट उसको ये पता ही नहीं था कि बी जो है वो ए बी सी के साथ में पार्टनर है कोई फर्म में। उसको जब पार्टनर पता ही नहीं था तो फिर वो कैसे क्लेम करेगा इन दोनों से, राइट? वही वो एग्जाम्पल नीचे इतना बड़ा आपको एक्सप्लेन किया है। अगर बी को पता नहीं था ये रिस्ट्रिक्शन, ए और सी ने मिलकर के, सबने आपस में मिलकर के बेसिकली ये रिस्ट्रिक्शन डाला था और एक्स को पता नहीं था, तो फिर वो क्लेम कर सकता है ए और सी से, कर सकता है।
उसको बेचारे को नहीं तो कहां से मालूम पड़ेगा, अगर उसको पता नहीं चला, उसने तो गुड फेथ में दिया था, वो क्लेम कर सकता है फ्रॉम द फर्म. फर्म विल बी लायबल टू रीपे. बट अगेन एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये जो एक्सटेंशन और रिस्ट्रिक्शन है ना, दिस इज पॉसिबल विथ कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स. मतलब ए बी सी मिलकर के बी की अथॉरिटी रिस्ट्रिक्ट, मतलब वो सब मिलकर के बी की अथॉरिटी रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, तो उसमें बी की भी सहमति लगेगी. एनी वन और इवन मेजॉरिटी कैन नॉट रिस्ट्रिक्ट और एक्सटेंड द इंप्लाइड अथॉरिटी. एंड लास्ट पॉइंट, पार्टनर्स अथॉरिटी इन एन इमरजेंसी. क्या बोलते हो कि पार्टनर हैज अथॉरिटी इन एन इमरजेंसी टू डू ऑल सच एक्ट्स फॉर प्रोटेक्टिंग द फर्म फ्रॉम लॉस एज अ नॉर्मल ऑर्डिनरी प्रूडेंट मैन वुड डू. एक नॉर्मल प्रूडेंट आदमी अपने आप को लॉस से बचाने के लिए जो सारी चीजें करेगा, वो सब चीजें करने का हक पार्टनर के पास में आ जाता है इन केस ऑफ इमरजेंसी. जैसा अपन ने एजेंसी में देखा था वैसा ही आ जाएगा. कितने बज गए? तो एक लास्ट पॉइंट, इफेक्ट ऑफ एडमिशन बाय अ पार्टनर, सेक्शन 23. सिंपली क्या बोलता है ये, एक पार्टनर ने कुछ एडमिट कर लिया ना, इसका मतलब सारे पार्टनर्स ने एडमिट कर लिया, एज सिंपल एज दैट. पर ये एडमिशन शुड रिलेट टू ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस. पार्टनर एज एजेंट कैन मेक बाइंडिंग एडमिशन but only in relation to partnership transaction and in the ordinary course of business. ये वाला प्रिंसिपल नहीं क्या, पार्टनर्स के आपस के डिस्प्यूट में एप्लीकेबल नहीं होगा. मतलब ए बी सी डी, सी और डी का झगड़ा हो गया, बी ने बोला कि डी सही है. अब बी ने बोला डी सही है, इसका मतलब सारे पार्टनर्स मान लेंगे क्या डी सही है? नहीं. यहां पर आपस में डीलिंग के लिए वो चीज एप्लीकेबल नहीं होती. नॉट हैव द सेम इफेक्ट इन केस ऑफ डिस्प्यूट बिटवीन द पार्टनर देमसेल्व्स. ठीक है. दिस सेक्शन स्पीक्स ऑफ द एडमिशन एंड रिप्रेजेंटेशंस बीइंग एविडेंस्ड अगेंस्ट द फर्म. कोई केस वगैरह हुआ है कुछ, उसने फॉर एग्जांपल एडमिट कर लिया है, ये है, तो इट इज एज गुड एज पूरी फर्म ने वो एडमिट कर लिया है. एग्जाम्पल 7 अभी या फिर घर पर जैसा भी आप पढ़ लेंगे, एक बार अभी पढ़ लो, एक ही मिनट में लगे तो, जब तक अपन रैप अप करते हैं. Got it? Yes or no? Everyone online? परफेक्ट. चलिए रुकते हैं यहां पर, विल कंटिन्यू टुमारो. थैंक यू सो मच.